दोस्तों, आप लोगों का हमारे कलम से क्रांति एजुकेशन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आज क्लास 12 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा। आप लोगों के सामने ये डायग्राम दिख ही रहे हैं, मैं इनको आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक। और आपका हमारे संघर्ष बैच आपको संघर्ष बैच के माध्यम से सारी क्लासें मिलती हैं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ठीक। चलिए, प्रजनन, ठीक। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, जैसे ह्यूमन यानी मानव में निषेचन की घटना होती है, बच्चे का निर्माण होता है, उसी प्रकार हमारे पुष्प हैं, पुष्पों में भी लैंगिक जनन होता है, जैसे मानव में लैंगिक जनन होता है, ठीक। चलिए, तो प्रजनन है, तो प्रजनन में कुछ जनन अंग हैं, ठीक, जिन्हें हम देख रहे हैं कि पहला है हमारा, पहला क्या है? पुष्प, ठीक। पुष्प। दूसरा क्या है? निषेचन के पूर्व की घटना, यानी जो हमारे प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स में यानी पौधों में निषेचन के पूर्व की घटना क्या क्या होती है। या निषेचन के पूर्व का मतलब पहले, निषेचन के पहले की घटना। तो निषेचन की पहले घटना हो गई, और हमारे निषेचन के बाद की घटना, यानी जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उनमें निषेचन के पूर्व की घटना क्या होती है, यानी जब वो निषेचन कर चुके होते हैं, उसके बाद उनमें कौन कौन सी घटना होती हैं, तो उनको आज हम देखेंगे, ठीक। और है कृत्रिम संकरण। संकरण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा असंग जनता हो गया और कायिक प्रजनन, अभी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से डिटेल में, अभी आप जानिए कृत्रिम संकरण, ठीक। अब देखिए, हमारे ये पुष्प हो गया, तो पुष्प के भाग कितने हैं? पहला है बाह्य दल पुंज, ये आपको दिख ही रहा है, ठीक, बाह्य दल पुंज। दूसरा है दल पुंज। तीसरा है पुंमंग। पुंमंग का मतलब होता है पुंकेसर, यानी पुरुष का भाग। जैसे हमारे फ्लावर में, जैसे हमारे मानव में होता है कि नर है, ये मादा है, तो जब उनको मेल होता है तभी जाकर निषेचन संपन्न होता है, ठीक। तो इसी प्रकार इसमें पुंमंग का मतलब होता है कि पुष्प के कितने भाग, पुष्प के भाग, नर का भाग, ठीक। अभी हम आपको बताएंगे। और जायांग, जायांग का मतलब होता है कि स्त्री का भाग, ठीक, मादा जिसे कहते हैं, ठीक, मादा का भाग। अब देखिए पुष्प में परागण कैसे कैसे होता है। पुष्पों में परागण होता है, पर कैसे कैसे होता है। पहली विधि हमारी होती है स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। अब बात आती है कि हमारा स्वपरागण क्या होता है। देखिए, स्वपरागण हम आपको समझाते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए हमारा प्लांट्स हो गया कोई, ठीक, और ये इसका, ये मान लीजिए ये फ्लावर हो गया, ठीक, एक फ्लावर ये हो गया, और एक दूसरा फ्लावर बना लेते हैं हम लोग, ये, ठीक। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये मान लीजिए हमारा कोई फूल हो गया, जैसे फ्लावर, और ये फूल है ये, ठीक, ये। तो देखिए अब स्वपरागण कैसे होता है। जब जब एक ही पुष्प के परागकण उसी जाति के उसी पौधे पर परागण होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण हो गया। ये हमारा क्या है? ये हमारा स्वपरागण, यानी कि एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प है हमारा, एक ही पौधे में पुष्प के परागकण जाते हैं और उसी पौधे के पुष्प में जाकर के ठहर जाते हैं। ये हमारा स्वपरागण की घटना है, ठीक। अब बात आती है पर परागण। तो पर परागण कैसे होता है, यानी अब पर परागण होगा तो कोई अन्य पौधा होगा, क्योंकि पर, देखिए
पर का मतलब होता है दूसरा, परागण का मतलब परागण। इस तरह इसका स्व हो गया, तो स्व का मतलब है स्वयं, यानी कि एक ही पौधा है, एक उसमें अलग अलग पुष्प लगे हुए हैं, पर लेकिन पौधा तो एक ही है। तो एक ही जब पौधे में पुष्प के परागण उसी जाति के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। अब पर परागण किसे कहते हैं? जब जब दूसरी जाति का ये दूसरी जाति का पौधा है, ये दूसरी जाति का पौधा है, तो जब इसके परागण दूसरी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस घटना को पर परागण कहते हैं। ठीक। अब देखिए, अब स्वपरागण होता है तो स्वयं परागण होता है, अब पर परागण होता है तो पर परागण की कुछ विधियां होती होगी। पर परागण किसके माध्यम से होता है? भाई स्वपरागण है, स्वपरागण तो स्वयं के माध्यम से हो जाता है, उसमें कोई किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब हमारा पर परागण होता है, उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। समझ में आया? ठीक। तो माध्यम हमारे क्या क्या होते हैं पर परागण के? देखिए, पर परागण का माध्यम हम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखते हैं पर परागण। तो पर परागण माध्यम, देखिए, पर परागण माध्यम मतलब दूसरों के माध्यम से, दूसरों के माध्यम मतलब जैसे कीट द्वारा भी हो सकता है, कीट द्वारा परागण हो सकता है। जब कोई मान लीजिए कीट हो गया इस पौधे में बैठा, इस पौधे से बैठा, तो उसके पैरों में इसके परागकण आ जाते हैं। तो जब वह दूसरे पौधे में जाता है उड़ करके, तो वो अपने पैर को उसी वर्तिकाग्र में रख देता है दूसरे पौधे की, तो जाकर के उसके पैरों में जो परागकण चिपके होते हैं, वही जाकर के दूसरे पौधों में भी पहुंच जाते हैं, जिससे उनका निषेचन संपन्न हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। तो पर परागण किसके द्वारा होगा? कीट द्वारा हो गया। अब मान लीजिए पक्षी द्वारा हो गया, जल द्वारा हो गया। भाई जल के द्वारा, अब जल के द्वारा कैसे होता है? तो जल के मान लीजिए जैसे जल है हमारा, ठीक, उसमें कोई लहराई जल में, जल का माध्यम मतलब इसके उदाहरण भी जैसे हमारा होता है वैली सनेरिया होता है, कुछ उनके नाम होते हैं प्लांट्स के, सभी प्लांट्स में नहीं होता है, कुछ जो जल के अंदर पाए जाते हैं प्लांट, उन्हीं पौधों में पाया जाता है जल के द्वारा। और हमारा होता है वायु के द्वारा परागण। जैसे वायु के द्वारा का मतलब कि हवा के माध्यम से हवा चली और उसके वर्तिकाग्र से परागकण गए, दूसरी जाति के पौधे के वर्तिकाग्र पर ठहर गए, वही होता है हमारा वायु के द्वारा परागण। तो वायु के द्वारा परागण जैसे मतलब मान लीजिए मक्का हो गया, ठीक। तो आपको तो पर परागण की युक्तियां ये थी, क्या थी? युक्तियां। तो बताइए युक्तियां आपको समझ में आई या ना नहीं? ठीक। पर परागण की युक्तियां जो हमारी हैं, किसके द्वारा होता है, किसके माध्यम से परागण होता है पर परागण? तो कीट द्वारा होता है, पक्षी द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है, और अन्य विधियों द्वारा भी होता है। ठीक। चलिए, इतना आपको समझ में आया? चलिए, ठीक, आप लोगों को स्वपरागण और पर परागण में अंतर समझ में आ गया होगा। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्वपरागण और पर परागण में डिफरेंस, अंतर बताओ, तो आप वैसे भी आप 8-10 अंतर वैसे भी आप बता सकते हैं, जो मैंने आपको अभी बता ही दिए हैं। अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि स्वपरागण और पर परागण में क्या डिफरेंस होता है। ठीक। अब भाई हमारा पुष्प का परागकण जो वो परागण होता है, तो स्वपरागण और पर परागण। अब दूसरी ये पुष्प के भाग होगा, ये इसका परागण की युक्ति होगी। ठीक। अब देखते हैं निषेचन के पूर्व की घटना, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन के पहले की घटना, निषेचन के पहले की घटना, यानी जब वो परिपक्व नहीं होते हैं, निषेचन के पहले की घटना इसे कहते हैं। तो पहले घटना भाई, अब निषेचन के लिए परिपक्व कौन होता है? या तो नर होंगे और मादा होंगे, दो ही होते हैं। अब लेकिन पुष्प में थोड़ा, ये पुष्प का है, तो पुष्प में क्या नर को क्या कहा गया है? ये हमारा नर है, ये हमारा मादा है। आप लोग ह्यूमन की तरह समझिए इसको। इसी से रिलेटेड एक हमारा अगला चैप्टर है, जिसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जन्म, उसमें आपको यही चीज़ें मिलेंगी। अगर आप लोग इसको समझ गए, तो आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप
वैसे भी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेम रहता है एकदम। बस जहाँ यहाँ पर पुंकेसर हो जाता है वहाँ पर नर हो जाता है, जहाँ यहाँ स्त्री केसर होता है वहाँ पर मादा हो जाता है। ठीक, मेल एंड फीमेल। ठीक, चलिए, तो पुंग के निषेचन के पूर्व की घटना भाई नर में भी होती है और मादा में भी होती है। ठीक, तो इसमें कहते हैं कि पुंकेसर में और स्त्री केसर में कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं जो निषेचन के पूर्व ही विकसित होते हैं, निषेचन के बाद नहीं विकसित होते हैं। वो निषेचन के पहले ही विद्यमान होते हैं। ठीक, देखिए पहला है, अब हमारा भाई ये व्रंत हो गया। ये देखिए पुष्प के माध्यम से आपको मैं आप लोगों को पुष्प की संरचना इसलिए बना दिया हूँ ताकि आप लोग इसको देखकर समझते रहें कि आखिर हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, आपका दिमाग इधर उधर ना जाए। हमारा चैप्टर चल रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसलिए मैंने यहाँ पर एक फ्लावर का चित्र बना दिया है, उसे कुछ भाग भी लिख दिए हैं ताकि आपका जो माइंड है वो आपका माइंड जो है इधर उधर ना जाए, सिर्फ किस में जाए, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यानी हम लोग मानव में लैंगिक जनन नहीं पढ़ रहे हैं, पुष्प में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपके सामने पुष्प की संरचना बना रखी है। ठीक, देखिए इसमें हमारा व्रंत हो गया, तो व्रंत हमारे ये इसे कहते हैं पुष्प व्रंत, जिससे जो हमारा पुष्प जो होता है, ये पुष्प जो होता है जो हमारा पुष्प जुड़ा रहता है। ठीक, अब देखिए अब परागकोश हो गया, तो ये हमारा परागकोश हो गया, ये वाला भाग, ये परागकोश हो गया। परागकोश क्या होता है, परागकोश देखिए ये मान लीजिए ये हमारा पराग कोश है और ये पुतंतु है जिससे परागकोश जुड़ा रहता है। ठीक, अब परागकोश में बहुत सारे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं। पराग कण ही किसमें पाए जाते हैं, परागकोश में। इसमें बच्चों को बहुत थोड़ा इधर उधर घुमा देता है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मान लीजिए आ गया कि परागकोश में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, पराग कण पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। ठीक, ये हमारा परागकोश हो गया, ये वाला भाग, ये जो बनाए हुए हैं। ठीक, अब परागगुट का मतलब होता है कि ये जो ये परागगुट मतलब यहीं पर होता है एक छोटा सा। ठीक, और अब परागकण हमने आपको समझा ही दिया है। चलिए इसके अब थोड़ा इसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा डायग्राम समझा दूं, ये जो चित्र बना हुआ है फ्लावर्स का, तो देखिए ये जो हमारा होता है चौड़ा भाग, इसे क्या कहते हैं, चौड़ा होता है थोड़ा, इसे कहते हैं थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। ठीक, इसे क्या कहते हैं, ये हमारा वर्तिकाग्र है, तो वर्तिकाग्र। ठीक, अब ये देखिए ये जो हमारी नाल है ये वाली, इसे क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। ठीक, और ये वाला भाग फूला हुआ भाग थोड़ा होता है ये, जिसे क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ठीक, और ये बाह्य दल होता है और ये पुष्प प्रांत होता है जिससे पुष्प लगा हुआ होता है। ठीक, अब देखिए ये हमारे किसके भाग हो गए, जायांग यानी स्त्री केसर के भाग हो गए 3। ठीक, और इधर हमारे क्या है, इधर पुंकेसर के भाग हैं, पुमांग जिसे कहते हैं पुंकेसर। ठीक, इधर भाग है। अब इसके भाग हैं ये परागकोश, पुतंतु, परागकण। अब देखिए यहीं से ही पूरी ये हमारा जो पूरा चैप्टर है यहीं से पूरा रिलेटेड है। अब यहाँ पर आ गया परागकोश, परागकण। अब जिसमें अब परागकण का मतलब नर युग्मक। ठीक, अब नर युग्मक, अब जैसे आप मान लीजिए आ गया कि ये स्मॉल n प्लस स्मॉल l, तो ये नर युग्मक हो गया और ये मादा युग्म, तो ये 2n बना लेता है, इसे भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक, ऐसे ही अभी मैं आपको समझाऊंगा इधर इसके बारे में। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आया कि ये बाल चौड़ा नुमा जो हमारा भाग होता है ऊपर का, ये हमारा वर्तिकाग्र होता है और ये बीच का भाग वर्तिका होता है और ये अंडाशय। ठीक, चलिए अब आप लोगों को आगे की प्रोसेस बताते हैं। ठीक, अब देखिए पुंकेसर के भाग आपको समझ में आए। ठीक, जिसे पुंकेसर कहते। अब बात आती है फीमेल यानी स्त्री केसर। ठीक, देखिए अब ये हमारा
अब स्त्री केसर के भाग कितने होते हैं, इसीलिए हमने आपको पहले ही इधर समझा दिया डायग्राम, ये फ्लावर्स के चित्र में। ठीक, अब देखिए, अभी हमने आपको बताया अंडाशय ये स्त्री केसर का भाग है, वर्तिका स्त्री केसर का भाग है, और ये वर्तिकाग्र भी स्त्री केसर का भाग है। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने आपको इधर क्या बताया था। ठीक, इसके बारे में ही हमने आपको बताया। ठीक, अब देखिए, अब अंडाशय जो होता है, अंडाशय अब अंडाशय जो है बीजांड में परिवर्तित होता है, नहीं सॉरी, अंडाशय फल में परिवर्तित होता है परिपक्व होने के बाद। ठीक, तो अंडाशय, अब अंडाशय में इसके भाग जो जो यहाँ होता है, यहाँ पर ये बीजांड पाए जाते हैं। ठीक, अब बीजांड हो गया, तो बीजांड के फिर कितने भाग होते हैं ये भी बताया गया है। तो बीजांड जो है, पहला जो झिल्ली हो, पहले उसका भाग झिल्ली होती है, यानी बीजांड जो हमारा होता है वो घिरा तो होगा ना किसी बीज चोल, इसे ऐसे होता है ये, तो ये बीज चोल हो गया, या अंतः चोल, मध्य चोल, ऐसे होता है। ठीक, अब ये हमारा ये भाग पहला हमारा झिल्ली हो गया, दूसरा बीजांड द्वार। तो देखिए, अब मैं आपको एक संरचना बनाता हूँ, जिसके माध्यम में आपको ये सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर कर दूंगा आपकी। ठीक, देखिए यहाँ पर देखते हैं, सारी चीज़ें आपकी यहाँ से अभी ये जो चीज़ें सारी लिखी हुई हैं सभी आप लोगों के अभी समझ में आ जाएंगी। ठीक, देखिए, अभी आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा नहीं लग रही होगी, जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा उनके लिए तो आसान ही होगा, पर लेकिन आप लोग मेरे साथ रिवीजन अपना करते रहिए, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, और जो बच्चे नहीं पढ़े वो तो अच्छे देखते ही रहें। ठीक, ये देखिए, ये इसे क्या कहते हैं, ये हमारा है पोलन ट्यूब, यानी पराग नलिका। ठीक, अब देखिए, पराग नलिका, ये यहाँ पर देखिए बीजांड द्वार होता है, ये यहाँ से, तो ये हमारा बीजांड द्वार। ठीक, अभी ये अंदर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अब ये बाहर की बात कर रहा हूँ, अभी अंदर तो ये भ्रूणकोश बना हुआ है। ठीक, ये बीजांड द्वार हो गया। अब ठीक, अब देखिए, और इधर ये जो भाग होता है हमारा पूरा, ये बीजांड, इधर से पूरा ये इधर बीजांड काय होता है। ठीक, और यहाँ पर हमारा नाभिक का पाया जाता है। ठीक, नाभिक। ठीक, ये अब देखिए, अब बीजांड द्वार, अब जब, यानी कि देखिए, ये पराग नलिका है, इसमें दो नर युग्मक पाए जाते हैं। जब एक नर युग्मक, पहला नर युग्मक जो है अंडकोशिका से निषेचन, यहाँ पर ये मान पहले नर युग्मक, ये दूसरा नर युग्मक हो गया हमारा। ठीक, जो पहला नर युग्मक किसके साथ संलयन करता है, अंडकोशिका के साथ संलयन करता है। ठीक, ये हमारा पहला नर युग्मक है, नर युग्मक, और ये अंडाशय हो गया हमारा, अंडाशय। ठीक, ये नर युग्मक, और ये यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हमने आप बना भी दिया है कि ये पहला नर युग्मक है, ये दूसरा नर युग्मक है। ठीक, जब पहला नर युग्मक अंडाशय से अंडकोशिका से संलयन करता है, ये हमारी अंडकोशिका हो गई। ठीक, ये अंडकोशिका, जब हमारा पहला नर युग्मक अंडकोशिका से संलयन करता है, तब हमारा क्या प्राप्त होता है, इसे क्या कहते हैं, संयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुग्मन, इस क्रिया को, क्योंकि जब दो नर युग्मक आपस में मिलते हैं तभी तो संयुग्मन होता है, जब दो लोगों का मेल होता है उसे ही संयुग्मन कहते हैं। ठीक, अब देखिए, यहाँ पर 2n बना लेता है, जिसे क्या कहते हैं, भ्रूण कोश।
बताइए आप लोगों को समझ में आए? यानी कि जब पहला नर युग्मक अंडकोशिका से संलयन करता है तो वह क्या बनाता है? 2n। 2n का मतलब होता है भ्रूण कोश बनाता है। ठीक। अब जब जो है, अब ये दूसरा नर युग्मक ये पहला हो गया। दूसरा नर युग्मक किसके? ध्रुवीय कोशिका के साथ संलयन करता है। ध्रुवीय कोशिका के साथ। तो ध्रुवीय कोशिका भाई यहाँ पर दो नर युग्मक होते हैं, तो यहाँ पर हमारा ये 2n हो जाता है। ठीक। तो 2n का मतलब होता है नर युग्मक। ठीक। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि ये n क्या कहाँ से आ गया। n का मतलब स्मॉल n का मतलब नर युग्मक। ठीक। देखिए अब ये n मिली, ये 2n है, ये एक n तो मिल करके 3n बना लेता, जिसे क्या कहते हैं? भ्रूण पोष कहते हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको बता दें। अब देखिए, अब एक हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है कि अक्सर पूछ लेता है कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं। यहीं से है मैंने आपको अभी बताया ही है कि यहीं से है पूरा खेल यहीं से हो जाना है। देखिए यहाँ पर कितने बार निषेचन हो रहा है आप लोग अब बताइए। अभी हमने आपको समझाया यहाँ पर 1 और 2 बार निषेचन हो रहा है। ठीक। अगर 2 बार निषेचन हो रहा है तो समझो कि यहाँ पर दोहरा निषेचन यहाँ पर हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं कि जब परागनलिका का पहला नर युग्मक अंडकोशिका से संलयन करता है तो 2n मेगा स्पोर यानी कि भ्रूणपोष बनाता है, और जब जो है दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका के साथ संलयन करता है तब 3n यानी भ्रूणपोष बनाता है। अर्थात यहाँ पर 2 बार निषेचन हो रहा है, तो इस घटना को ही दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक। आप लोग देखिए आपके यहाँ पर, क्योंकि बायोलॉजी में थ्योरी ज़्यादा मायने रखती है, तो थ्योरी मैंने आपको यहाँ पर एकदम सिंपल वर्डों में ही आपको बता दिया। दोहरा निषेचन की घटना को बताइए। तो आप लोगों को ये चित्र बनाना है, ये जो मैंने इनको बताया है इनको आपको बनाना है, और इस घटना को दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक। अब जो यहाँ पर ये 3n बन रहा है हमारा, तो 3n का मतलब होता है यहाँ पर त्रिसंलयन। ठीक। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि त्रिसंलयन क्या है। तो जब जो है पराग नलिका का दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका से संलयन करता है तो 3n बनाता है भ्रूणपोष, अर्थात इस घटना को ही त्रिसंलयन कहते हैं। ठीक। समझ में आया? चलिए अब हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। चलिए आप लोग मेरे साथ जो मैं चीज़ें आपको नोट करा रहा हूँ यहाँ पर बता रहा हूँ लिख करके, आप लोग इनको नोट करते चलिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक। इसीलिए कहाँ भी पेन ले करके बैठिए। ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ तक हमारा हो गया। अभी हमने भ्रूणकोश, बीजांड काय, बीजांड द्वार सब कुछ समझा ही दिया। अब यहाँ पर स्त्री केसर का पहला भाग अंडाशय, दूसरा वर्तिका, तीसरा वर्तिकाग्र। ठीक। अब आ जाते हैं अभी तक तो हमने आपको निषेचन के पूर्व की घटना को समझाया है। अब मैं आपको बताऊंगा निषेचन के पश्च, यानी जब फर्टिलाइजेशन पुष्पी पादपों में संपन्न होता है तो उसके बाद की घटना क्या होती है, इसका मतलब ये यहाँ पर कह रहा है। ठीक। चलिए तो पहला हमारा हो गया भ्रूणपोष का विकास। अभी हमने आपको बताया ही है कि भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है। स्मॉल n या नर युग्मक दूसरा 2n से मिल करके यानी ध्रुवीय कोशिका से मिल करके 3n बनाता है, इसे क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। अब आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा भ्रूणपोष का विकास। ठीक। अब दूसरा है हमारा बीज का निर्माण। तो बीजांड जो है, अभी देखिए अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि अब हम लोग निषेचन के बाद में आ गए हैं, निषेचन के बाद ही घटना है अब। तो ये हमारा बीजांड हो गया और ये अंडाशय हो गया। आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये अक्सर ही CUT UG में भी पूछ लिए जाते हैं कि
ये सारे जो मैंने आपको बताया है, ये सारे पॉइंट जो है CUT UG में अक्सर क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं और कहीं से ही नहीं बनते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ध्यान देते चलिए कि ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे की पॉइंट, ये आपको CUT UG में बहुत ही हेल्प करेंगे। जब आप लोगों की सारी सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी तब आप लोग अच्छे से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। देखिए, बीजांड जो हमारा होता है यह बीज में परिवर्तित होता है, बीज में, ठीक। अंडाशय जो है फल में परिवर्तित होता है, ठीक। बीजांड हमारा बीज में परिवर्तित होता है और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। अब फल की बात करते हैं तो फल जो हमारा होता है दो तरह का होता है। एक आभासी मिथ्या यानी जैसे आभासी यानी झूठा झूठा फल जिसे कहते हैं, ठीक, आभासी फल, और एक सत्य फल होता है। सब यहीं से ही सब क्लियर होना। देखिए, अब हम यहाँ पर बात आती है आभासी फल और सत्य फल। अब आभासी फल और सत्य फल किसे कहते हैं? तो आभासी आभासी मतलब कुछ ऐसे फल होते हैं जो अंडाशय से नहीं विकसित होते हैं, जो हमारे परागकोशों वो परागकणों से विकसित होते हैं, ठीक। यानी कुछ ऐसे फल होते हैं जो अंडाशय से नहीं विकसित होते हैं, ठीक। उन्हें क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। और जो अंडाशय से विकसित होते हैं उन फलों को सत्य फल कहते हैं। अब आभासी फल जैसे हमारा हो गया सेब, ठीक। और सत्य फल किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए स्ट्रॉबेरी हो गया, ऐसे कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक। चलिए, अब लोग इसको आप जरूर नोट कर लीजिए कि बीजांड हमारा बीज में परिवर्तित होता है, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, और फल जो है दो तरह के होते हैं, एक आभासी फल होता है और एक सत्य फल होता है। अगर आप लोग अब देखिए, आभासी फल और सत्य फलों से भी CUT UG में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं कि आभासी फल का कोई एक उदाहरण बताइए। मान लीजिए दे दिया केला, आम, संतरा, सेब, ऐसे। इसलिए आपको एग्जाम्पल जो होते हैं बायोलॉजी में एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत याद करना पड़ेगा, ठीक। इसलिए कब कहता हूँ कि एग्जाम्पल आप लोग सारे क्वेश्चनों के याद कर लीजिए, ठीक। मैं आपको अभी बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, तो ठीक, यहाँ तक समझ में आया। चलिए, हमारा बीज का निर्माण हो गया कि बीजांड जो है बीज में परिवर्तित होता है, ठीक। अब देखिए, निषेचन के पश्च की घटना तो हो गई। अब कृत्रिम संकरण। अब देखिए, अब ये बीज जो हमारा होता है, अब बीज यहाँ पर हो गया और ये कृत्रिम संकरण दोनों सेम ही होते हैं, तो मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दोनों को मिला कर रखा है, ठीक। ये हमारा असंग जनता हो गया। अब असंग जनता देखिए किसे कहते हैं। इसके बायोलॉजी में अधिकतम ऐसे वर्ड शब्द होते हैं जिनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये कह क्या रहा है। भाई, असंग जिसको संग कहते हैं, यानी दोनों साथ में होते हैं, असंग का मतलब नहीं है साथ में, तो इसका मतलब है यहाँ पर असंग जनता। तो जनता के यहाँ पर कह लेते हैं कि जनन, ठीक। और असंग का मतलब होता है बिना निषेचन के ही जन। समझ में आया? जहां पर निषेचन नहीं हो रहा है उसी को क्या कहते हैं? असंग जनता कहते हैं। अब देखिए, अब असंग जनता हो गया हमारा। अब इसी में क्या कहते हैं? कायिक जनन। कायिक जनन को ही हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। जो मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर निषेचन संपन्न हो जाता है, पर लेकिन यहाँ पर मेल एंड फीमेल आपस में मिलते नहीं हैं, इसी को ही कायिक जनन या अलैंगिक जनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन, कायिक जनन देखने को किस में मिलता है? अधिकतर ये पादपों में, आवृत बीजी पादपों में देखने को मिलता है। ये मतलब अब आवृत बीजी पौधों में देखने को मिलता है हमारा अलैंगिक जनन, ठीक। अलैंगिक जनन कैसे? मतलब यहाँ पर महसूस करके ही हो जाता है जनन। यहाँ पर दोनों मिलते नहीं हैं, हमारा जनन संपन्न हो जाता है, ठीक। कायिक जनन आपको समझ में आया। अब अनिषेक बीजता किसे कहते हैं? अब अनिषेक बीजता भी हमने इनके नाम से ही देखिए पता चल रहा है कि कह क्या रहा है, ठीक। अब अनिषेक बीजता का मतलब है कि अनिषेक मतलब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाना अनिषेक बीजता कहलाता है। समझ में आया? मतलब बिना निषेचन के ही
बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाए तो इस घटना को ही अनिषेक बीजता कहते हैं। अब बात आती है अनिषेक फलन। तो अनिषेक फलन किसे कहते हैं? जब बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाए तो इसे ही अनिषेक फलन कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें काम आई आपके, अभी इसीलिए मैंने आपको इसके पहले ही इसको समझा दिया था, ठीक, कि अनिषेक बीजता किसे कहते हैं? जब बिना निषेचन के ही बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है तो उस घटना को ही अनिषेक बीजता कहते हैं। और उस बीज को क्या कहते हैं? जो बिना निषेचन के ही जो बीज हमारा बना है उस बीज को क्या कहते हैं? उस बीज को कहते हैं अनिषेक बीज, यानी बिना निषेचन के ही बीज बना है उसे अनिषेक बीज कहते हैं। और हमारा अनिषेक फलन क्या होता है कि जब अंडाशय जब बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है तो इस घटना को अनिषेक फलन कहते हैं और उस फल को अनिषेक फल कहते हैं। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? अब और एक हमारा है बहुभ्रूणता। ठीक, बहुभ्रूणता क्या होता है? जब देखिए मान लीजिए हमारा कोई बीज हो गया, ठीक, अब भाई अभी हमने आपको बताया कि बीज में जो है एक ही भ्रूण पाया जाता है, लेकिन जब बीज में कई सारे भ्रूण आ जाएं तो उस घटना को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी कि जब एक ही बीज में दो या दो से अधिक भ्रूण विकसित हो जाएं तो उस घटना को ही बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक, समझ में आया? बहुभ्रूणता क्या होता है? जब एक ही बीज में दो या दो से अधिक भ्रूण विकसित हो जाएं तो उस घटना को ही बहुभ्रूणता कहते हैं। बताइए बच्चों, आप लोगों को जो मैंने ये प्रोसेस सारी बताई है ये आप लोगों को समझ में आई या नहीं? ठीक, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आए होंगे और ये आपको चित्र आरेख भी आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग अपनी कॉपी में ये सारा डायग्राम जो है अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन हमारा होगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी लाइव में आएंगे। ठीक, आप लोगों को अब ये संघर्ष बैच के माध्यम से इस बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की सारी वीडियो अब आप लोगों को लाइव मिलेंगी कल से। ठीक, चलिए अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए हैं। चलिए एक बार मैं और हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ठीक, अब मिलेंगे लाइव सेशन में, वहीं पर आपसे मुलाकात होगी, वहीं पर सारे डाउट्स क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।